हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा यानी आईसीएस में उत्तीर्ण हुए। बाद में उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया और वर्ष 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1942 में वे जर्मनी चले गए। उन्होंने वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। प्राय उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे। 6 माह बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। किसका? द फ्री इंडिया सेंटर, जहां से वे आजादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भाषण देते थे। 1941 के अंत तक जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने निर्वासित आजाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी और सुभाष चंद्र बोस को आजादी की लड़ाई के लिए सेना गठित करने की सहमति प्रदान कर दी। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल के उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए। ध्यान रखिएगा। देखिए, भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर ये 10,000 सैनिकों का दल गठित करते हैं। इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। आजाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए थे। जापानियों ने जब भारतीय सैनिकों को मोहन सिंह के सुपुर्द कर दिया तो वे उन लोगों को आजाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल एल.वी. फिल्जैट्रिक जापान के युद्ध बंदी हुए। ठीक है, किंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह के जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह और अन्य भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया। जापान के मेजर आइवाची फुजिवारा एवं ज्ञानी प्रीतम सिंह ने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। दिसंबर 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो गए। फरवरी और मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। स्पष्ट है कि आईएनए का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह और फुजिवारा ने दिया, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उसे प्रथम नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया। आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन सितंबर 1942 को हुआ और याद रखिएगा, जो आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन है इसका औपचारिक गठन कब हुआ? सितंबर 1942 को। और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार यानी आजाद हिंद सरकार का गठन किया। आजाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में शामिल 3 भाग थे। पहला फेडरेटेड मलय, दूसरा अनफेडरेटेड मलय तथा तीसरा स्टेटस सेटलमेंट। तृतीय यानी स्टेटस सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था, जो इस प्रकार है। पहला मलक्का, वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। दूसरा है डेडिंग, वर्तमान में मलेशिया के पेराक राज्य का एक जिला है।
इसके बाद है पेनांग, वर्तमान में मलेशिया का यह एक राज्य है। इसके बाद है सिंगापुर, अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा की, 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना और 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव के द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया और इसी दिन से स्वतंत्र देश बना। स्पष्ट है कि जब सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ तब वह मलय का हिस्सा था। सिंगापुर यानी तत्कालीन जो मलय है, सिंगापुर में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आजादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है जो अपना सिर कटाकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह जो कथन है, ये जो नारा है, याद रखिएगा, जय हिंद का भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह आजाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था तथा आज यह सारे देश का नारा हो गया है। आजाद हिंद फौज दिवस, याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, जबकि 5 नवंबर से 11 नवंबर के बीच यानी 1945 के मध्य आजाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। आजाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों, याद रखिएगा, 3 अभियुक्त प्रेम सहगल, गुरुबख्शी और शहनवाज को फांसी की सजा और राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भुल्ला भाई देसाई, याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। तो इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भुल्ला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा असफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई। अंत में विवश होकर वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह नगर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह है कटक। याद रखिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा ICS में उत्तीर्ण हुए। 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1941 में जर्मनी चले गए। उन्होंने वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। प्राय उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। प्रश्न संख्या सेकंड, 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। याद रखिएगा। थर्ड नंबर है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? बताइए। याद रखिएगा, 1939 में। इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, 1939। प्रश्न संख्या 4 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो आपको मालूम है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। प्रश्न संख्या 5 है, INA मानसिक पुत्र था। INA मानसिक पुत्र था किसका? बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जो INA मानसिक पुत्र था, ऑप्शन ए ज्ञानी प्रीतम सिंह का, और अच्छा दूसरा जो है मोहन सिंह का, तीसरा सुभाष चंद्र बोस का, चौथा मेजर आइवाची फुजीवारा का। इसका सही जवाब होगा, देखिए, ज्ञानी प्रीतम सिंह का और मेजर आइवाची फुजीवारा का, यानी डी ऑप्शन।
दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल एलवी फिट्जपैट्रिक जापान के युद्ध बंदी हुए, किंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह के जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह और अन्य भारतीय सैनिकों को युद्ध बंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया। ज्ञानी प्रीतम सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे और बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्यरत थे। श्री प्रीतम सिंह जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन करना चाहते थे। वस्तुतः जापान के मेजर आइवाची फुजीवारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह ने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। दिसंबर 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो गए। फरवरी मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। स्पष्ट है कि आईएनए का विचार सूत्र जो है ज्ञानी प्रीतम सिंह और फुजीवारा ने दिया, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उसे प्रथम नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 6 है, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो याद रखिएगा मोहन सिंह, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 7 है, आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? मोहन सिंह ने। यदि ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा का नाम विकल्पों में नहीं है तो अभिष्ट विकल्प जो होगा मोहन सिंह ही होगा। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो आपको मालूम है आईएनए की स्थापना 1942 में। व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मार्च अप्रैल 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था, किंतु इसके गठन की औपचारिक घोषणा सितंबर 1942 में की गई थी। उल्लेखनीय है कि मलय क्षेत्र में भारतीय के द्वारा अपनी राजनीतिक संगठन ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया था। जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में एक काउंसिल ऑफ एक्शन एवं प्रतिनिधित्व समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय तथा अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया था। रास बिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि केपीके मेनन और निधाम राघवन और नागरिक सदस्य तथा मोहन सिंह और गिलानी सैनिक सदस्य थे। जापानियों से मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद के कारण दिसंबर 1942 में मोहन सिंह ने आईएनए के विघटन की घोषणा कर दी, किंतु रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में मोहन सिंह जापानी सेना के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। आईएनए का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है। इसे ही हिंदी में हम आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। प्रश्न संख्या 9 है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन और औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने। प्रश्न संख्या 10, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई? 21 अक्टूबर 1943 को। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार यानी आजाद हिंद सरकार का गठन किया। 11 नंबर है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943 को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12 है, 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, बताइए कहां पर?
तो याद रखिएगा तत्कालीन मलय में, तत्कालीन मलय। आजाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में शामिल जो 3 भाग थे, याद रखिएगा, फेडरेटेड मलय, अनफेडरेटेड मलय और स्टेटस सेटलमेंट। तृतीय यानी स्टेटस सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था, जो इस प्रकार है। मलक्का, वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य। डिडिंग, वर्तमान में मलेशिया के पेराक राज्य का एक जिला। पेनांग, वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य। सिंगापुर, अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा की। 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना। 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव के द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया और इसी दिन से स्वतंत्र देश बना। स्पष्ट है कि जब सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ तब वह मलय का हिस्सा था। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? बताइए, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? इसका सही जवाब है रास बिहारी बोस, बी ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस जून 1943 में टोक्यो पहुंचे। उसके तुरंत बाद रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता पद से त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। 14 नंबर है, आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहां स्थित था? आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहां स्थित था? रंगून में। 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित कर दिया था। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? आईएनए से कौन जुड़े हुए नहीं थे? बताइए, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन को देखिए और बताइए कि आजाद हिंद फौज से कौन जुड़े हुए नहीं थे। तो देखिए, इसका सही जवाब है बीसी दत्त, यानी डी ऑप्शन। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें प्रेम कुमार सहगल, गुरु बख्शी और शहनवाज को फांसी की सजा तथा रशीद अली को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। बीसी दत्त आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। 16 नंबर है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? यह कथन है सुभाष चंद्र बोस का। सिंगापुर यानी तत्कालीन मलय में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आजादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना सिर कटाकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। प्रश्न संख्या 17 है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो याद रखिएगा शिलभद्र याजी, शिलभद्र याजी यानी सी ऑप्शन। शिलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। 18 नंबर है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे। 6 माह बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आजादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। 1941 के अंत तक जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने निर्वासित आजाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी और सुभाष चंद्र बोस को आजादी की लड़ाई के लिए सेना गठित करने की सहमति प्रदान कर दी।
1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल के उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया। इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। 19 नंबर है, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? बताइए, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? तो देखिए, इसका जो सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस, यानी डी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लक्ष्मी सहगल आजाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर थी। आजाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड थे सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। नाम याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। 21 नंबर है, जय हिंद किसका नारा था? जय हिंद किसका नारा था? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस का। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह आजाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था तथा आज यह सारे देश का नारा हो गया है। 22 नंबर है, आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? 12 नवंबर 1945 को। आजाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, जबकि 5 से 11 नवंबर 1945 के मध्य आजाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। 23 नंबर है, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? याद रखिएगा, राशिद अली को। आजाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरुबख्शी और शहनवाज को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। इसके बचाव के लिए कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भोला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा अशरफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई और अंत में विवश होकर वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? याद रखिएगा, मोहन सिंह, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आजाद हिंद फौज के अधिकारी मोहन सिंह ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों और अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमे चलाए, जिसमें एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख, पी.के. सहगल, शहनवाज और गुरुबख्शी ढिलन, इनको जो है एक साथ अभियुक्त बनाया गया। बचाव पक्ष की ओर से भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और नेहरू वकील थे। नेहरू ने 25 वर्ष बाद बैरिस्टर का अपना लबादा पहना था और इसके देशव्यापी विरोध में मुस्लिम लीग भी सम्मिलित हो गई। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? याद रखिएगा, भोला भाई देसाई। 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भोला भाई किसने? भोला भाई देसाई ने की थी। याद रखिएगा। 26 नंबर है, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी?
आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? सर टीवी सप्रू। इसके बाद 27 नंबर, 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सी ऑप्शन। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? भोला भाई देसाई, याद रखिएगा। और 29 नंबर है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे कौन? याद रखिएगा, भोला भाई देसाई, बी ऑप्शन। और प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 30 नंबर, दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया। दिल्ली के लाल किले के प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया वर्ष 1945 में। 31 है, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। इस मुकदमे में मुख्य अभियुक्त INA के 3 अधिकारी मेजर शाहनवाज खां, कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और कर्नल प्रेम सहगल थे, जिन पर राजद्रोह का आरोप था। इस मुकदमे में बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व भोला भाई देसाई ने किया था। 32 है, 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। 1945 की जो प्रमुख घटनाएं थी वो कौन कौन थी आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा, वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन और आजाद हिंद फौज मुकदमा, यानी सी ऑप्शन। 1945 की जो प्रमुख घटनाएं थी, वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन और आजाद हिंद फौज मुकदमा। देखिए वेवेल योजना 14 जून 1945, शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945, नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946, आजाद हिंद फौज मुकदमा नवंबर 1945 में। और 33 है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु था कौन? CR दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। 34 है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे थे कौन? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, प्लीज कमेंट किया करिए। कहीं भी डाउट हो किसी प्रश्न में, किसी टॉपिक में, आप हमें कमेंट कीजिए। तो आज के लिए अच्छा, इसके बारे में 2 पॉइंट है, पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको क्लोज करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में कैबिनेट मिशन योजना 1946 के संदर्भ में बातें करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।